प्रारंभ करें। अभी हम लोग ये जो हमारा क्रम चल रहा था, थोड़ा शांति से ही लेंगे विषय, क्योंकि दिन भर मुझे ही पढ़ा। मैंने अभी कहा पांडे जी से, मैंने कहा आप तो चारों पीरियड मुझे ही दे दिए, इतना तो हम साल भर भी नहीं पढ़ाते हैं। एक दिन में तो कभी इतना नहीं पढ़ाते, लेकिन ठीक है, मैंने कहा चर्चा करेंगे इस बारे में। और आप है ना, इसको जो एक सामान्य सी अवधारणा बन रखी है हर जगह कि जो न्याय शास्त्र है वो तो बड़ा कठिन है, बहुत उबाऊ है, और इसमें तो लड़ने झगड़ने का काम होता रहता है। आप कॉमन सुनेंगे ना तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ है, इसमें तो ये कुछ कह रहे हैं, फिर वो उसका निराकरण कर देते हैं, फिर वो कुछ करते हैं, ऐसे क्या है, ये क्या तरीका है। लेकिन अगर आप इसको बुद्धिपूर्वक, गहराई से, रुचिपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको न्याय शास्त्र के अलावा कोई शास्त्र अच्छा ही नहीं लगेगा। एक बार इसमें रस आना शुरू हो जाएगा ना, तो जैसे कहते हैं ना, बहुत हायर टेस्ट की चीज़ जब एक बार ले लेते हैं तो जो नीचे के टेस्ट फिर वो बेकार लगने लगते। जैसे आप एकदम छेने का रसगुल्ला खा लो और फिर कोई छोटा मोटा मीठा खिलाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आपने बहुत ऊंची चीज़ का स्वाद ले लिया तो वो छोटी छोटी चीज़ें, फिर वो विषय बहुत आसान भी हो जाते हैं, लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं। हम तो न्याय को पढ़ा है, उसको पढ़ चुके हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि ये प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ मैंने पंडित सुधाकर दीक्षित जी से यहीं काशी में पढ़ा, उनके मुख से पढ़ा, पंक्ति से पढ़ा, जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय की बात। तो वो उन्होंने मुझसे कहा, वो गुरुजी यहीं काशी में संपूर्णानंद में पहले न्यायशास्त्र विभाग में आचार्य रहे, फिर वहाँ से रिटायर्ड हुए, बहुत अधिक मनीषी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे ये आपसे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे आ सकते हो ठंड में। तो मैंने कहा आ जाएंगे। तो बोले 15 मिनट पढ़ा देंगे हम रोज़। मेरे पास 6 बजे से 6:15 तक का समय है, आ जाओ तो हम 15 मिनट पढ़ा देंगे। हमने गुरुओं की इतनी कृपा हो जाए ये भी बहुत है। हमने ठीक है, तो मैं करेक्ट 6 बजे उनके यहाँ पहुँचा। वो बैठे हुए मिलते थे चौकी पे, और वो शास्त्र उनके पास रहता था। 15 मिनट पढ़ा के 16वें मिनट पे वो पेज बंद कर देते। और किसी दिन अगर मैं 10 मिनट लेट हो गया तो 5 मिनट ही पढ़ाते थे। इसके बाद अब तुमने अपना समय खराब किया, 10 मिनट 5 मिनट पढ़ा के, मना भी नहीं करते थे, पढ़ा के बंद कर देते। तो ऐसे अनुशासन में और न्याय शास्त्र की जिन्होंने साधना की है, उनके मुख से जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, जो प्राचीन विद्वान हैं, तो वो उसका आनंद एक अलग आनंद होगा। हम लोग ये जो हमारा क्रम प्राप्त है वो हम लोग नैगम नय की चर्चा करें। तो अभी हमने आपसे बात कही थी कि वो संकल्प से सारी बातों को ग्रहण कर लेता है, और उसको ग्रहण करके वो क्या करता है कि वो उसको सही ठहराता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो डॉक्टर कहना उसको गलत नहीं है। आप कह सकते हो, कहीं कोई कहे तो आप कहना नैगम नय की दृष्टि से ये कथन सही है, ऐसे आप कह सकते हो, है ना। कभी हो तो आप ये कह सकते हैं नैगम नय की दृष्टि से ये कथन सही है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप भगवान हैं, मैं आपसे कहूँ आप सभी भगवान हैं, तो एक बार आपको लगेगा ये क्या कह रहे हैं। मैं आपसे कहूँ आप भगवान हैं, मुझे आप सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। एक नय ऐसा है जिस दृष्टि से आप देख के किसी को भी भगवान कह सकते। भविष्य में कभी ना कभी ये जीव मुक्त होगा और भगवान बनेगा, उस दृष्टि से आज हम उसको कह सकते हैं कि ये भगवान है।
भावी नैगम्य से, भविष्य काल की जो पर्याय अनुत्पन्न है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। माने कॉन्सेप्ट समझना है हमको, ये जब पढ़ेंगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर लाइन पढ़ेंगे तो आपको फिर खुद ही अर्थ लगाएंगे। अनुत्पन्न पर्याय किसको कहते हैं? पर्याय तो समझ गए ना, अनुत्पन्न जो अभी उत्पन्न नहीं है, भविष्य में होने वाली। वो डॉक्टर बना है, उसकी वो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है अभी 5 साल उसको MBBS करके डॉक्टर बनना है। तो अनुत्पन्न पर्याय जो उत्पन्न ही नहीं हुई है, जो बात जो घटित ही नहीं हुई है, उसका वर्तमानवत व्यवहार कर लेना। ये व्यवहार में ही संभव है, उसको वर्तमानवत व्यवहार कथन भी करना, ऐसा कहना हो सकता है। और ये ऐसे भी होता है कि जैसे कोई पुरुष किसी अपराध में जेल में चला गया, उसको 20 साल की सज़ा हो गई या आजीवन कारावास हो गया। अब उसको आप संबोधन देना होगा तो क्या दोगे आप? आपसे कहा जाए उसको ज़रा प्रवचन दे के आओ, उसको थोड़ा सा उसको मोटिवेट करके आओ, तो क्या कहो? एक तो ये मोटिवेशन, एक ये कथन, अरे तुमने कितना गंदा काम किया, कितना अपराध किया, ये कोई बात हुई? ठीक ही मिली तुमको सज़ा और तुम ऐसे ही सड़ोगे हमेशा ज़िंदगी में, यहीं मर जाओगे तुम। एक तो ये हो गया। तो ऐसा कथन करने से वो कभी सुधरेगा? और एक सज्जन आके कहते हैं, अरे जो हुआ वो भूल, जो हो गया वो नष्ट हो गया, वो जो गया, जो हो गया वो व्यतीत हो गया, जो बात थी वो ख़त्म हो गई। अब अगर तुमने अच्छा व्यवहार रखा, सबके साथ अच्छी बातचीत की, अपना आचरण अच्छा रखा, जेल में 2-5 साल अच्छे से रहे, सबका सहयोग किया, तो हो सकता है तुम्हारे लिए कोई मर्सी अपील हो और तुम्हारी सज़ा कम हो जाए। इस सज़ा से मुक्त होना तो संभव नहीं है, लेकिन 20 साल की जगह 10 साल रह जाए, 5 साल। आश्वासनार्थम, एक शास्त्र में सब आश्वासन के लिए, जब ये आश्वासन कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसके अभी मन में है कि मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता, और आपने ये दिमाग में डाल दिया कि तुम मुक्त हो सकते हो, तो उसका आचरण ठीक हो जाएगा। वो कहेगा, अरे मैं लड़ता झगड़ता हूँ, शांति से रहूँगा, सबकी मदद करूँगा, खूब मेहनत करूँगा, तो हो सकता है मुझे एक कॉन्फिडेंस आए ना उसके मन में। तो ऐसे समय में भविष्य की पर्याय का वर्तमानवत व्यवहार करना उचित रहता है। अरे तुम मुक्त हो, तुम्हारे आचरण को देख के लग रहा है कि अब तुम बंधन ज़्यादा दिन नहीं है, तुम तो छूट गए, तुम कैदी नहीं रहे, ऐसा बोल दो उसको। फिर वो देखो कैसा उत्साहित होता है, अरे मुझे मुक्त कह दिया इसने, तो मैं मुक्त हो सकता है। तो उसको ये कॉन्फिडेंस में मैं मुक्त हो सकता हूँ, तो उसका आचरण वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भगवान बन सकते हैं, आप भगवान बन ही नहीं सकते, आप भगवान हैं। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, फिर ये पंक्ति और स्पष्ट। कैसे हैं भगवान? आप देखो, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का एक अंतर समझाता हूँ, देखना आप, और उसको अन्यथा मत लेना। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको कोई पति पत्नी है, मकान खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, तो पत्नी के मन से चलोगे तो 3 साल में नहीं खरीद पाओगे। क्यों? जो उसको वो पसंद आता है वो हमारी जेब को पसंद नहीं आता। तो उसको चाहिए बढ़िया रोड होनी चाहिए, 4 स्कूल भी पास में होना चाहिए, सब मार्केट भी पास में होना चाहिए, और पॉश कॉलोनी होनी चाहिए, ये वो है। तो वो सब करोड़ों में आता है। तो वो कहती, वो क्या तुरंत रहना चाहती है उसको, तो उसको वो पर्याय दृष्टि, वो तत्काल का समाधान चाहिए। तो आप 3 साल में नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो पसंद नहीं आएगा। और एक होता है बिल्डर। बिल्डर समझते हैं ना? सही बिल्डर कौन होता है? वो देखेगा जहाँ कीचड़ पड़ा है वो जगह खरीदेगा, और जाएगा एकदम शहर छोड़ के जहाँ कोई आता जाता नहीं है। और मान लीजिए वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ गया, और उसने कहा मैं यहाँ सोच रहा हूँ एक बंगला बनाऊँ, यहाँ फ्लैट बनाऊँ। तो कहेगी यहाँ कीचड़ में फ्लैट बनाऊँ? देखो,
इस पे देना, मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ। वो पत्नी क्या है, पर्याय दृष्टि दी, तो आने का रास्ता नहीं है यहाँ पे, कैसे आएंगे, रिक्शा भी नहीं मिलता है, ऐसी जगह कैसे खरीदेंगे। अच्छा, वो बिल्डर क्या है, उसको कीचड़ नहीं दिख रहा है, उसको मालूम है कि भविष्य में यहाँ पास में एयरपोर्ट बनने वाला है 10 साल बाद, वहाँ से एक रोड जाने वाली है, फिर यहाँ से ये वाला जो प्लॉट है आज जो 2 रुपये का मिल रहा है 2 लाख का होने वाला है। अभी तो कीचड़ खरीद रहा है, वो कीचड़ नहीं खरीद रहा है, वो जो मिट्टी वाली जगह है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, वो कह रहा है 10 साल बाद यहाँ पर पॉश कॉलोनी बन सकती है। आज खरीद लो, आज हमारे पास पैसा है, अपना खरीद सकते हैं, भविष्य में हम इसको खरीद नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, वो क्या सोच के खरीद रहा है, उसको कीचड़ खरीद रहा है वो, उसके पास द्रव्य दृष्टि है। वो दृष्टि में उसने कीचड़ नहीं देखा, उसकी दृष्टि में कीचड़ नहीं आ रहा, उसकी दृष्टि में तो वहाँ गार्डन नजर आ रहा है। उसने बना लिया गार्डन। कैसे बनाया? संकल्प। कैसे बनाया? संकल्प से। उसने सोच लिया ये बीच में एक गार्डन बनाएंगे, चारों तरफ रोड बनाएंगे, यहाँ फ्लैट बनाएंगे, यहाँ एक स्कूल भी बना देंगे, यहाँ एक जिम बना देंगे, यहाँ एक मार्केट बना देंगे। उसने पूरा प्लानर है वो, उसने प्लान खड़े खड़े प्लान कर लिया दिमाग में। कहाँ प्लान किया? दिमाग में। नक्शे पे भी किया तो दिमाग में किया, है ना, बना तो नहीं है ना। उसकी द्रव्य दृष्टि है, उसने उस दृष्टि से निर्णय लिया। वो ये नहीं सोच रहा मुझे आज शिफ्ट होना है, वो ये सोच रहा है 10 साल बाद यहाँ क्या होने वाला है। और वो 10 साल बाद उसने वहाँ नगर बसा दिया और ले लिया। और अगर वो पत्नी की दृष्टि से चलता तो 3 साल में नहीं खरीद पाता, क्योंकि वो सोचती आज ही शिफ्ट होना है। वो पर्याय दृष्टि से देख रही है, वहाँ कीचड़ पड़ा है, रोड अच्छी नहीं है, ये नहीं है। ये अंतर है द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, ठीक है। जो द्रव्य दृष्टि का व्यक्ति होगा वो संकल्प से सारे काम कर लेता है। नैगम ने यही कहा है, वो संकल्प से। इस नैगम नय के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पे एक अलग भेद बताए, मैं ऐसे बता रहा हूँ। एक भूत नैगम नय, और एक है वर्तमान नैगम नय, और एक है भविष्य नैगम नय। ये उस नैगम नय की बात कर रहा हूँ जो संकल्प से ग्रहण कर रहा है, ठीक है। भूत, ये अभी सामान्य विशेष वाला मिटा देते हैं। इसमें सामान्य विशेष से ही कथन आएगा, लेकिन इसको भी समझना चाहिए। तीन काल होते हैं, तो नैगम नय के मुख्य रूप से 3 भेद। नैगम नय के इतने ज़्यादा भेद हैं कि अभी 1 हफ्ते भी पढ़ाऊँ तो ख़त्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इतने ज़्यादा भेद हैं, और वो कभी आपको अवसर मिले, मुझे लगता है यहाँ पे ये एक मेरी पुस्तक है, यहाँ लाइब्रेरी में मैंने दी थी, होगी। इसमें वो नैगम नय के सारे भेद बताए गए हैं जो मैं कह रहा हूँ आपसे। इतनी लंबी बात यहाँ कर नहीं सकते, लेकिन जो मुख्य समझने लायक है वो मेन बात हम कर रहे हैं। और चूंकि मूल आगमों में इस नय के माध्यम से कथन किया गया, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय सबसे जोड़ लीजिएगा। मैंने आपसे एक चर्चा की भावी नैगम नय। ये बच्चा डॉक्टर है, ये भावी नैगम नय से कथन सही है, चूँकि भविष्य में बन जाएगा इसलिए संकल्प है, इसलिए भावी नैगम नय से इसको वर्तमानवत ही हमने स्वीकार कर लिया। एक है भूत नैगम नय, इसका क्या प्रयोग है? जो पर्याय संपन्न हो चुकी है, खत्म हो चुकी, अनिष्पन्न, हर जगह लिखा मिलेगा शब्द इसमें अनिष्पन्न। अनिष्पन्न के 2 अर्थ होते हैं, एक उत्पन्न नहीं हुई और एक नष्ट हो गई। एक अर्थ ये भी होता है, यानी अभी नहीं है, सीधी बात। वर्तमान में वो स्थिति नहीं है, चाहे भूत की हो चाहे भविष्य की हो, उसको अनिष्पन्न बोलते हैं। तो नैगम का काम है संकल्प से ग्रहण करना। उसने क्या किया? भूत नैगम नय से भी बहुत सारे कथन होते हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं और व्यवहार में भी चलता है।
तो शास्त्रों में भी इस दृष्टि से कथन होता है, तत्व की विवेचन इस दृष्टि से भी किया जाता है। जैसे भूत, आज हम कह रहे हैं आज भगवान का जन्म हुआ, आज महावीर जयंती है, आज बुद्ध जयंती है, इसे बोल देते हैं। आज कहाँ है? वो तो ईसा से 600 साल पहले हुआ था, जयंती तो उस दिन थी, आज कैसे हो गई? आज भगवान महावीर का जन्म। और चलो ये तो बोला वाली में छोड़ो, उत्पन्न भी करते हैं। देखो जन्मोत्सव हो रहा है, कृष्ण भगवान प्रकट हो रहे हैं, रात को 12 बजे होगा, और हो रहे हैं माने हुए थे भी नहीं बोलते हैं माने आ भी जैसे आज ही पैदा हो रहे हो, घर घर में पैदा हो रहे हैं, जितने लोग मना रहे हैं वहाँ पैदा हो रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा ये क्या बचकानी बात है, हुए थे बोलो, हो रहे हैं। अब आपको इसका उत्तर देना कठिन हो जाए, कोई लॉजिक वाला व्यक्ति आपसे लड़ पड़े, श्रद्धा की बात नहीं है, श्रद्धा वाले तो सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन लॉजिक वाला का ये क्या आपका बच्चा ही पीछे पड़ जाए, अरे आप आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज कृष्ण का जन्म हो रहा है, होने वाला है, देखो टाइम हो गया, होने वाला है, ऐसे बोलते हैं। जैसे अभी तुरंत हो ही रहा है, उसको ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करो? मनाता है, जगत मनाता है, इसी रूप में आज ईसा मसीह जन्मे, देखो ईसा मसीह जन्म ले रहे हैं, सब हर धर्म में ऐसा होता है। किसको जस्टिफाई करोगे? भूत नैगम ने इसको जस्टिफाई कर, वो कहता है जो संपन्न पर्याय है, जो पर्याय हो चुकी है, अतीत काल की पर्याय है, जो विनष्ट हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका भी वर्तमान के समान व्यवहार होता है। ये भूत का संकल्प वर्तमान में कर लिया, अब वर्तमान के संकल्प से ही काम चला। बोल अब आप ये सोचो, आपने आज तक क्या ऐसी कोई टेक्निक सुनी थी जो इसको नाम दे सके? माने इस चीज को, इस घटना को, जबकि सब फॉलो करते हैं, मनाते भी सब हैं, मानते भी ऐसे ही, कोई प्रश्न करता भी नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ ना, ऐसा प्रश्न कोई करता भी नहीं, लेकिन कोई कर ले तो क्या उत्तर देंगे? तो कह रहे नहीं, ये चीज हमको स्वीकृत है। भूतकालीन पर्याय जो संपन्न हो चुकी है, अतीत पर्याय को वर्तमानवत व्यवहार करना, वर्तमान के समान ही उसको कहना, ये भूत नैगम नय कहला। आप उसको ये उत्तर दे सकते हैं, आज महावीर जन्मोत्सव है, आज बुद्ध जन्मोत्सव है, आज कृष्ण जन्मोत्सव है, यह कथन भूत नैगम नय की अपेक्षा से बिल्कुल ठीक है। उस कैटेगरी में डाल दीजिए उसको। मैंने कहा आपको क्या करना है, डाकिए का काम करना। नए में क्या करना है, डाकिए का। इतनी सारी डाक आ गई, कहाँ आपको मालूम, पोस्ट ऑफिस कभी गए होंगे आप, मैंने वहाँ एक व्यक्ति होता है, वो घर घर जाके नहीं बांटता है, उसके सामने ना ऐसे खाने बने हुए बहुत सारे, वो बस उठा के किसमें कौन सा डालना ये काम कर, फिर उसके नंबर वाला जो जिस नंबर में डाला है उसका डाकिया अलग है, इसका डाकिया अलग है, वो अपना उठा उठा के अपने यहाँ बांट देते हैं। तो वो क्या काम करता है, अच्छा ये इस इलाके की चिट्ठी है, इस इलाके की चिट्ठी हो, तो वो इलाके वाइज वो इतनी बड़ी डाक को बांट देता, हमारे शहर में क्या चीज़ कहाँ जानी है। तो नए भी यही काम करता है। अब जानते हैं वो सिस्टमाइज्ड कर दिया, तो कंफ्यूजन कहाँ रह गया आपको? जब सिस्टम में उसने सिस्टम डेवलप कर दिया। मैं ये बार बार ये आपसे अंत तक बोलता रहूँगा, इस विषय को कभी ये सोच के मत पढ़ना कि ये जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, मैंने कि ये तो जैनों का है और ये तो उनने बताया है तो वो गलत ही होगा ऐसा सोच के मत पढ़ना। कई बार ऐसी धारणा रहती है मन में कि अरे ये तो नास्तिकों का कथन है और नास्तिक तो सारी बात झूठी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ऐसा सोच के पढ़ेंगे तो बात समझ में नहीं है। हमको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि देखो कितनी बड़ी कला ईजाद की उन्होंने। अब उसको सिस्टम, अब भूत नैगम ने कर दिया, अब भावी नैगम ने मैंने आपको बता ही दिया। शास्त्र में क्या उदाहरण है, मैंने तो अभी व्यवहारिक उदाहरण दिया था। शास्त्र में ये उदाहरण है कि, और हर शास्त्र में वही उदाहरण, ये भी मैंने देखा, ये गजब है, कोई उदाहरण भी नहीं बदलता,
हमारी हिम्मत हो जाती है इधर उधर के उदाहरण देने की, लेकिन शास्त्र में आदि से लेकर अंत तक कह उदाहरण में दिमाग ही नहीं लगाते, जो उदाहरण दिया वो ही दे देते एक हैं। अब वो तो खैर है ही, प्रस्थ निर्माण का, प्रस्थ निर्माण करना है, प्रस्थ समझते हैं, वो सब इररिलेवेंट भी हो जाती है ना चीज़ें, उसकी मीनिंग समझना कठिन। प्रस्थ होता है एक अनाज नापने का यंत्र, समझे, प्रस्थ होता है एक अनाज नापने का यंत्र। पहले चलता, पहले तौलते नहीं थे, आज भी कई गाँवों में बोलते हैं कितना वो चाहिए, तो वो निश्चित बर्तन रहता है उसके बराबर नाप के दे देते। कई बार छोटी छोटी जगह देखा, एक जगह जीरा बिक रहा था, तो मैंने कहा क्या भाव है, बोले कितने गिलास चाहिए, अरे मैंने किलो या ग्राम में बताओ, बोले नहीं ये गिलास है, एक गिलास इतने रुपए का है। तो वो भरती थी ऐसे कर देती बराबर, एक गिलास दो गिलास, तो वो गिलास क्या हो गया, नापने का यंत्र हो गया। भाई इतना अमाउंट है इस चीज़ का, इतनी क्वांटिटी में आपको इतना रुपए का पड़े, कितने किलो कितने ग्राम इससे मतलब नहीं। तो पहले अनाज नापने का यंत्र होता था, उस यंत्र को मैं काल्पनिक रूप से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो यंत्र देखा है। एक लकड़ी का यंत्र होता था ऐसे लंबा, और उसमें कुछ निश्चित मात्रा का अनाज आ जाता था इक्वल, और उसके बगल में डंडा होता था, उससे लोग गेहूँ नापना है तो बहुत अमाउंट में ऐसे लेके कितने प्रस्थ गेहूँ चाहिए, प्रस्थ नाम था उसका, लकड़ी का बनता, कितना प्रस्थ गेहूँ चाहिए किसी ने कहा, और प्रस्थ के हिसाब से उनके रेट होते थे, भाई इतने रुपए का एक प्रस्थ है। अब ये प्रस्थ उदाहरण को लेकर के ये नैगम नय को इन्होंने समझाया। कोई व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है, कुल्हाड़ी ले और जंगल की तरफ जा रहा है, उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा प्रस्थ लेने जा रहा है। वो जो अनाज नापने का यंत्र लकड़ी से बनाया जाता है प्रस्थ, वो लेने जा रहा हूँ। लेकिन वो जा कहाँ रहा है, अभी वो कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ जा रहा है कि वो लाएगा पहले लकड़ी, उसको चीरा लगाएगा, उसको जमाएगा, फिर जोड़ जाड़ के बनाएगा, कितनी दूर बात है। अभी तो वो सिर्फ जा रहा है लकड़ी लेने के लिए, लेकिन वो कह देता है क्या मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी मैं कहूँ तो आप कहोगे झूठ बोल रहे हो। जैसे मैं घर में हूँ और आपका फ़ोन आया तो आपने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप अभी घर पर हैं क्या? मैं घर पर ही हूँ। मैं कहूँगा नहीं मैं ज़रा मीटिंग में जा रहा हूँ, आप शाम को। नहीं अभी आप घर पर हैं नहीं। अरे हैं तो तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने अभी तुम आओगे आधे घंटे बाद, और उस आधे घंटे बाद मैं मीटिंग में रहूँगा, मैं निकल ही रहा हूँ। तब मैं ये झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? मैंने कह दिया मैं मीटिंग में हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आधे घंटे बाद मेरी मीटिंग है, मैं वहाँ पहुँचूँगा। तुम आओगे जब तक आधा घंटा हो जाएगा, और तुम आओगे तब मैं मीटिंग में रहूँगा। उस बात को यदि मैंने वर्तमान में बोल दिया तो जो बच्चे सुनते हैं बोले पापा आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो घर में हो, कह रहे हो कि मैं मीटिंग में हूँ। अब ये व्यवहार चलता है कि नहीं? आप कह दो कि फ़ोन पे लोग झूठ बोलते हैं, मुझे नहीं लगता झूठ बोलते हैं, अगर अभिप्राय गलत नहीं है तो। अभिप्राय में झूठ है तो वो झूठ ही है, लेकिन अगर ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैंने आप आओगे तो मैं मिलूंगा ही नहीं, आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैंने अगर इतना कह दिया अभी मत आना, शाम को आना, मैं मीटिंग में, तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या? ये सही बोल रहा हूँ। ये नैगम नय कहता है आप सही बोल रहे हो, आपने भविष्य की पर्याय का वर्तमानवत व्यवहार कर दिया, इतना ही काम किया है, और मुझे मालूम है आधे घंटे बाद नहीं मिलेगा। तो ये बात आप समझ गए भावी नैगम नय का कैसे हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ, और ये सब लोग करते हैं, लेकिन हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो नए इसको जस्टिफाई कर देता है कि आप गलत हैं भावी नैगम नय की अपेक्षा। तो वो प्रस्थ लेने जा रहा है, जो शास्त्र का उदाहरण है, वो प्रस्थ लेने भी नहीं जा रहा कि दुकान में खरीदने जा रहा। तो भी कुल्हाड़ी उठा के उसका संकल्प है कि मैं लकड़ियाँ लाऊंगा शाम तक, फिर कल उसको सजाऊंगा, फिर परसों उसको मैं ठोक ठोक के ऐसे बनाऊंगा, उसकी साइज निकालूंगा, तब 2-3 दिन में वो तैयार होगा। लेकिन वो आज ही कह रहा है मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। ये उदाहरण अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो उसका ये जो कथन है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, ये भावी नैगम नय की अपेक्षा से सही है।
संकल्प का ग्रहण होने से, संकल्प से उसने ऐसा किया। अब चलो भूत हो गया, भावी हो गया, अब वर्तमान में क्या करें? यहाँ कौन सा संकल्प हो रहा है? वर्तमान का कैसे व्यवहार होगा जब ये संकल्प से ही भविष्य का ग्रहण। एक जो प्रस्थ बनने में देर लग रही उसको 2-3 दिन में बनेगा, तो वो दूरगामी संकल्प है। एक निकट संकल्प भी होता है, उसका व्यवहार वर्तमान के समान कर दिया जाता है। निकट संकल्प, जैसे मान लीजिए मैं बगल में चाय पी रहा था, अब वो कहें आप क्या कर रहे हो? मैं क्लास ले रहा हूँ। अब मुझे मालूम है 2 मिनट बाद उठ के मुझे क्लास नहीं जाना है, तो ये वर्तमान नैगम्य है। मैंने ये बहुत दूर की बात नहीं थी, 2 ही मिनट बाद मुझे यहाँ पर कक्षा पढ़ानी है। तो ये जो मैंने कथन कर दिया कि मैं, किसी ने फ़ोन पे पूछा अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलो क्या काम? तो बोले ठीक। तो मैंने 2 मिनट, तुम 10 मिनट से पहले फ़ोन छोड़ोगे नहीं, और 2 मिनट बाद मुझे क्लास में जाना है, तो मैंने कह दिया। तो ये जो तुरंत का डिसीजन है वो वर्तमान में ही काउंट होता है। माने वो भावी शब्द में नहीं आएगा, यद्यपि वो कुछ क्षण भावी है, लेकिन उसको काउंट करते हैं वर्तमान, क्योंकि एकदम 1 सेकंड का संकल्प नहीं होता है, संकल्प थोड़ा सा बाद का होगा, इसलिए उसको ले लिया उन्होंने वर्तमान नैगम्य। अब ये वर्तमान नैगम्य जो है उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। ओदनम पचती, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? अब वो पानी लिया है और चावल लिए, अभी चूल्हा वूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोले भात पका रहे हैं। अभी ना पानी रखा है, ना वो पतीले में पानी रखा है, ना चूल्हा जलाया है, बस वो पानी वानी इकट्ठा किया है। तो क्या कर रहे हो? तो बोले भात पका रहे हैं। चावल शब्द भी नहीं है, भात जो है पकने के बाद को भात बोलते हैं, चावल जब पक जाता है उसको भात बोल देते हैं। तो वो कह रहे हैं भात पका रहे हैं। तो ये जो कथन है जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं, ये वर्तमान नैगम्य का विषय है। इतनी बात कर ली, अब देखो आप यहाँ आओ, इनकी पंक्ति पढ़ते हैं। तत्र अनिष्पन्नार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः। ये एसी कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा, तो मुझे ही लग रहा है एक आध एसी बंद हो सकता है, यहाँ फैन ही बंद कर दो। अनिष्पन्नार्थ, अनिष्पन्न अर्थ को, अर्थ अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, अनिष्पन्नार्थ संकल्प मात्र ग्राही। अनिष्पन्न का अर्थ बताया ना आपको, जो निष्पन्न नहीं है। निष्पन्न नहीं है माने चाहे खत्म हो गया हो चाहे उत्पन्न ना हो, दोनों को अनिष्पन्न बोलते हैं। तो अनिष्पन्नार्थ अर्थ में माने पदार्थ में संकल्प मात्र ग्राही, सिर्फ संकल्प से चीज को जो ग्रहण करता है वो नैगम नहीं कहलाता, नैगमः। इस पंक्ति को एक बार आप बोल दीजिए तो, अनिष्पन्नार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः। अब क्या कह रहे हैं? निगमो ही संकल्प, संकल्प के केवल निगम ही संकल्प है। तत्र भवस्तत्प्रयोजनो वा नैगमः, क्योंकि उसने भविष्य का संकल्प लिया है या भूत का लिया है, तो वो जो अनुत्पन्न है उसको ग्रहण करता है, इस यही इसका प्रयोजन है, इसलिए इसको हम नैगम बोलते हैं। यथा कश्चित पुरुषो गृहीत कुठारो गच्छन, गृहीत कुठारो माने वो कुलाड़ी, कुलाड़ी को लेकर गच्छन जा रहा है। किमर्थम भवान गच्छति इति पृष्ठा, किस लिए जा रहे हो तुम? ऐसा पूछ लिया। सन्नाह प्रस्थमाने तुम, मैं प्रस्थ लेने के लिए जा रहा। कुछ नहीं लिया, कुलाड़ी लेके जंगल की तरफ निकला और इतने में उसने कह दिया मैं प्रस्थ लेने जा रहा। अब इसको क्या कहेंगे? एधोदकाद्याहरणे वा व्याप्रियमाणा किं करोति भवान इति पृष्ठः। अब उदक आद्याहरणे, पानी ले लिया, एक आध कोई बर्तन ले लिया,
ये सब लेकर के खड़े हैं, कुछ करने जा रहे हैं। व्याप्रियमाणः किम करोति भवान, पूछ लिया क्या कर रहे हैं। इति पृष्ठः, ऐसा पूछा तो प्राह ओदनम पचामि, चावल पका रहे हैं, भात पका रहे हैं। नाचासौ प्रस्थ पर्याय ओदन पर्यायो व निष्पन्नः, यहाँ पे जो प्रस्थ पर्याय है और ओदन पर्याय माने चावल भात और प्रस्थ, ये निष्पन्न नहीं है, अभी सामने नहीं है, अभी हुआ पैदा नहीं हुआ है। निष्पन्न तन्निष्पत्तये संकल्प मात्रे, उसके निष्पन्न होने का जो संकल्प है उस मात्र से ही प्रस्थादि व्यवहार, प्रस्थादि का व्यवहार होता है। और आदि लगा दिया तो उसमें आप ओदनम पचती वाला भी ले लेंगे, भात, कुछ भी। अब आदि मैंने सब कुछ, जो जो मैंने उदाहरण दिए वो सारे जो यहाँ नहीं लिखे वो सब आ जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि संकल्प से ग्रहण कर रहा है, वो कुछ भी ग्रहण कर सकता है। यद्वा नैकम गमो नैगमो, न एकम गमः इति नैगमः, जो एक में ना जाए, कई चीजों को ले ले, वो नैगम कहलाता है। धर्म धर्मिणो गुण प्रधान भावेन विषयीकरणात्, अभी मैंने जो बात कही आपको वो बात समझाई थी 3 नैगम में, भूत भविष्य और वर्तमान, ऐसे वाली। अब यहाँ जो प्रकरण तुरंत अब शुरू हो रहा है वो आ रहा है सामान्य विशेष को ग्रहण करने की चक्कर, द्रव्य के सामान्य विशेष। अब यहाँ भी तो संकल्प से ही होगा, यहाँ भी उस दोनों ही को देखेगा कि नहीं देखेगा, दोनों को कैसे ग्रहण करेगा, किसको गौण करेगा, किसको मुख्य करेगा, ये कैसे करेगा, संकल्प से ही करेगा। वस्तु में तो दोनों एक साथ मौजूद हैं, आप सामान्य भी हैं विशेष भी हैं। इस समय दोनों व्यवस्था आपके, जैसे हम हैं, सामान्य भी हैं विशेष भी हैं। तो हम मनुष्यत्वेन सामान्य हैं, पुरुषत्वेन विशेष हैं। ये दोनों चीजें एक साथ हैं कि नहीं, पुरुष भी हैं और मनुष्य भी हैं। लेकिन अब किसका कहाँ क्या प्रयोजन है, कहाँ कौन सी चीज मुख्य करनी है, गौण करनी है, ये काम भी संकल्प से होगा। इसलिए धर्म और धर्मी का भी, जैसे जीव है, सुखी जीव, अब इसमें कौन प्रधान हो गया, कौन गौण हो गया, जीव। जीव सुख वाला है, ये दूसरा कथन हो गया। एक बार जीव प्रधान हो जाता है, एक बार सुख प्रधान हो जाता है। तो जीव है धर्मी और सुख है धर्म। तो धर्म धर्मी में मुख्य गौण व्यवस्था चलती रहती है। वो धर्म धर्मी में से किसी को छोड़ता नहीं है, ग्रहण दोनों को करता है। अभी नैगम नय है ना, वो ग्रहण दोनों को करेगा, लेकिन कहाँ कौन सी बात चल रही है उसको मुख्य कर देता है और दूसरे को गौण कर देता है। उन्होंने एक उदाहरण दे दिया आपको। ऐसे ही जितने भी धर्म धर्मी व्यवस्था है उन सब में इसकी स्वीकृति मान लेनी चाहिए, जितनी भी। एक उदाहरण देते हैं शास्त्र में, लेकिन और भी जितनी व्यवस्था है वहाँ कब कौन सी चीज को मुख्य करना है और कौन सी चीज को गौण करना है, एक ही वस्तु में। वस्तु एक ही है। एक चीज अभी शुरू से लेके अंत तक ध्यान रखना आप, एक वस्तु की चर्चा करेंगे चाहे वस्तु अनंत हो। एक वस्तु में अनंत धर्म है तो वस्तु एक ही रहेगी, बात तभी समझ में आएगी। अगर आप दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को लेकर के बात करेंगे तो वो कंफ्यूजन पैदा होगा। अब एक में ही सुख भी है, वो जीव है, जीव धर्म है और सुख गुण है उसका, तो वो धर्मी हो गया। धर्मी धर्म में रहता है। अब ये इसको आप अलग तो नहीं कर सकते ना, ये है, लेकिन हमको कौन सी चीज कहाँ प्रकट करनी है, किस विषय को लेकर चल रहे हैं, वहाँ कभी सुख मुख्य हो जाता है, कभी जीव मुख्य हो जाता है। जीव सुखी है, सुखी जीव होता है, ऐसे ऐसे वाक्य जो अलग अलग बनाते हैं उसमें विशेष और विशेषण का भी भेद हो गया, धर्म और धर्मी का भी भेद हो गया। इन दोनों में जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो उस तरह से प्रयोग कर लेते हैं। इसको पढ़ने से फायदा क्या है, जब शास्त्र में प्रतिपादन चल रहा होगा किसी विषय का आगम में,
उस समय यहाँ कौन सी चीज की मुख्यता है ये समझ में आ जाता है अगर ये विषय पता होता है, नहीं तो हम वो विषय नहीं समझ पाते। स्वाध्याय में दिक्कत होती है कि कोई कुछ अर्थ लगा लेता है, कोई कुछ अर्थ लगा लेता है। इसलिए पहले ही आचार्यों ने ये बात बार बार कही कि हमको सबसे पहले नए चक्र आना चाहिए, नए का हमको बहुत अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद जो जैन दर्शन के ग्रंथ हैं खासकर वो विशेष रूप से हमको समझ में, उनका मूल अभिप्राय समझ में आता है। माने एक हम लोग कहते हैं ना कोई कोश होना चाहिए, किसी चीज़ को समझना है उसकी डिक्शनरी आनी चाहिए, तो इसको आप डिक्शनरी भी समझ सकते हैं कि जैन दर्शन को समझने की डिक्शनरी है, उसकी चाबी है। अगर ये बात हमको स्पष्ट हो जाएगी तो हमको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो जिस अभिप्राय से बात कह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए। पहले आज भी कई शास्त्रों में जैन नाम नहीं लिखते थे वो, जब पूर्व पक्ष में भी कहते थे ना, उत्तर पक्ष में पूर्व पक्ष में, तो वो कहते थे तदुक्तम स्यादवादिनः, ऐसा स्यादवादियों का कहना है। तदुक्तम जैनः नहीं बोलते थे, क्योंकि वो स्यादवादी उनका विशेष गुण है, उस दर्शन का विशेष गुण है, और ऐसा स्यादवादियों का कहना, तो ये उनका नाम ही पड़ गया कि वो स्यादवादी, क्योंकि वो स्याद करके ही कथन करते हैं, एक अपेक्षा से पता नहीं सारी अपेक्षाओं को दृष्टि में रख के कथन, तो ये उनकी संज्ञा पड़ गई। जिनके नाम ही ये पड़ गया हो तो उनका शास्त्र समझने के लिए तो स्यादवाद समझना जरूरी है ना। आगे अपना प्रकरण आएगा सप्तभंगी का, उसमें इस चीज को हम लोग विशेष रूप से थोड़ा देखेंगे। अब देखिए, धर्म धर्मिणो गुण प्रधान भावेन विषयीकरणा जीव गुण सुखम इत्यत्र ही जीवस्या प्राधान्यम विशेषण। जीव सुखम, यहाँ पर क्या हो गया, जीव की प्रधानता, जीवस्य अप्राधान्य, जीव की अप्रधानता है विशेषण होने से। विशेष क्या हो गया, सुख, सुखस्य तो प्राधान्यम विशेषत्वात्, यहाँ सुख की प्रधानता है विशेष होने से। सुखी जीव, अभी दूसरा वाक्य आ गया, अभी क्या कहा था, जीव गुण सुखम, अब कह रहे हैं सुखी जीव, तो अब इतने में बात बदल गई ना दोनों में। इत्यादौ तो जीवस्य प्राधान्य, वहां सुख की प्रधानता थी, यहाँ जीव की प्रधानता। न सुखादेर विपर्यय, सुख आदि की प्रधानता नहीं, यहाँ धर्मी की प्रधानता हो गई, धर्म की प्रधानता नहीं है। न चैवं प्रमाणतकत्वानुषंगः धर्म धर्मिणो प्राधान्ये नात्र ज्ञप्तेर असंभवात् तयोर अन्यतर एव ही नैगम नयेन प्रधानतया अनुभूयते प्राधान्येन द्रव्य पर्याय द्वयात्मकं चार्थमनुभवत् विज्ञानम प्रमाणम प्रतिपत्तव्यम नान्येति। वो ये कह रहे हैं कि धर्म धर्मी में से कोई एक ही नैगम नय द्वारा प्रधानता से ज्ञात होता है। ये मैंने आपको शुरू से बताया ना, वो दोनों धर्म ले ले, धर्म धर्मी दोनों को देखता है, लेकिन किसी एक की प्रधानता से कथन, चाहे वो धर्मी की प्रधानता हो जाए चाहे धर्म की प्रधानता हो जाए। लोगों को इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तो प्रमाण का विषय है, इसलिए हो जाती है कि उसने दोनों को ले लिया ना, धर्म धर्मी को, सामान्य विशेष को दोनों को ले लिया, और प्रमाण भी दोनों को ले लेता है। लेकिन इनमें हल्का क्या बड़ा बहुत भारी भेद ये है कि ये प्रधानता और गौणता करता रहता है, ऐसे तराजू इसका ऐसे ऐसे होता है, कभी किसी को ऊपर कर दे, और प्रमाण दोनों को ऐसे देखता है, समान रूप से देखता है, विषय दोनों ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है, इसलिए वो नए है और वो प्रमाण एक परिभाषा शुरू में बताई कि नहीं मैंने आपको, प्रमाणांशो नयः, ये चर्चा नहीं हो पाई ना शुरू में जब नए का लक्षण बता रहे थे। प्रमाणांश को नए कहते हैं, माने एक परिभाषा ये भी है कि नए प्रमाण का एक अंश है। ये चर्चा बहुत चलती है शास्त्रों में, सुनी भी होगी, नए प्रमाण है कि अप्रमाण है। ये कई जगह विद्यानंद आचार्य ने भी किया है, अकलंक आचार्य ने भी किया है। नए प्रमाण है कि अप्रमाण, पूरी वस्तु को तो ग्रहण कर नहीं रहा है,
प्रमाण तो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, तो ये अप्रमाण होना चाहिए। अब लेकिन जो बताता है वो अपनी तरीके से सही बता रहा है, एक अंश को बता रहा है सही बता रहा है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे आचार्यों ने दिया है। वो ये कहते हैं कि जैसे समुद्र है, आप समुद्र में गए, आपने समुद्र से ऐसे जल उठाया, हाथ में लिया, अब बताओ ये समुद्र है कि नहीं है? समुद्र में से जल लेके ऐसे अंजुली में भर के दिखा रहे, कह रहे बताओ ये समुद्र है कि नहीं? अब क्या बोलोगे आप? समुद्र का जल है? समुद्र का जल है। समुद्र क्या है? समुद्र जल है। समुद्र का जल है, सही है। मैंने समुद्र का जल कहने का क्या मतलब? समुद्र ही है। उनको यही पूछ रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई इसको आप अगर कह दोगे ये समुद्र है तो भी गड़बड़ है। हाथ में कोई समुद्र होता है। और अगर आप ये कह दोगे समुद्र नहीं है तो बोले यार अपनी बात तुम सही बोल रहे हो क्या? मैंने कंफर्म हो गया समुद्र नहीं है, वहीं से तो उठा के लाए हैं, इसको कैसे कह रहे? तो उसका समाधान है कि ये समुद्रांश है ना। ये सही समाधान ये जिसमें दोनों ही बातें फिट बैठ रही हैं कि दो समुद्र नहीं है ये भी हो गया और बिल्कुल समुद्र ही है ऐसा भी नहीं हुआ, तो दोनों ही बातें। इसलिए नए को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि नए प्रमाणांश है, प्रमाणांशो नया। ये भी नोट कर लीजिए, इसमें शायद नहीं है परिभाषा, नोट कर लिया ना, याद रखिएगा। सब कुछ भूल भाल जाए, कोई पूछे नए क्या है तो इतना पता जाएगा प्रमाणांशो नया, तो नंबर नहीं कटेंगे। मैंने कोई पूछ ले कुछ तो एक छोटी सी परिभाषा हमेशा याद रखनी चाहिए जो अवचेतन मन में चली जाए, मैंने इमरजेंसी में वही निकल के काम आ जाए। एक छोटा लक्षण हर चीज का ऐसा बना हुआ रहता है, तो आपके नंबर तो नहीं कटेंगे, बोले सही तो लिखा है गलत थोड़ी लिखा है। तो प्रमाण की दृष्टि से नए की परिभाषा ही होता है। तो कितनी दृष्टियों से परिभाषा हो गई, ज्ञाता की दृष्टि से हो गई, फिर नए का अपना लक्षण अलग हो गया, मैंने कैसे न कैसे वो नए को कैसे प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अंश को ही ग्रहण किया है। धर्मी को लिया तो अंश को ही ग्रहण किया है, धर्म को लिया तो अंश को ही ग्रहण किया है, और एक को मुख्य किया दूसरे को गौण किया, एक को मुख्य किया दूसरे को गौण किया। ये नएगम नए का काम है। वो वस्तु के अंदर इस तरीके से वस्तु को समझने के लिए अपनी दृष्टि में इस तरह का फेरबदल करता रहता है, और अपनी सीमा में रहकर, ये भी आप हमेशा ध्यान रखना, वो अपनी लिमिट में रहकर काम करता है, दूसरे की लिमिट में इंटरफेयर नहीं करता है, और अपनी लिमिट से ज़्यादा जाता नहीं है, और अपनी लिमिट में पूरा रहता है, उसमें कम भी नहीं रहता, मैंने अतिव्याप्ति भी नहीं करता है और अव्याप्ति भी नहीं करता है, और असंभव तो वो करता ही नहीं। ये त्रिदोष शून्य काम करता है। आपने तीनों लक्षण पढ़े हैं ना, जब शुरू में न्याय पढ़ रहे होंगे तब उसमें आया होगा कि अतिव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए। मान लो वो प्रमाण के विषय में हस्तक्षेप करता, लेकिन उसका तरीका अलग है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया गया। सर्वथा नयोरर्थांतरत्वाभिसंधिस्तु नैगमाभासः धर्मधर्मिणो सर्वथार्थांतरत्वे धर्मिणी धर्मिणां वृत्तिविरोधस्य प्रतिपादित्वादिति। माने धर्म और धर्मी में सर्वथा भेद है, ऐसा अगर अभिप्राय प्रकट करेंगे तो वो नैगमाभास हो जाएगा। अभी और इसमें तो इन्होंने नाम नहीं लिया शायद, लेकिन मैं बताता हूँ। कोई दर्शन सिर्फ सामान्य को विषय करता है, कोई दर्शन सिर्फ विशेष को ग्रहण करता है। अब बताइए सामान्य को ग्रहण करके मुख्यता से कौन कथन करता है? भारतीय दर्शनों में सामान्य को मुख्य करके कौन सा दर्शन ग्रहण बात करता है? बताइए। वेदांत। गुड। वो सामान्य, वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है ना। एक बड़ा ब्रह्म को ले लिया तो सब कुछ ब्रह्म है, और उसके नीचे कोई बात मत करो, तो वो पूरा जगत मिथ्या है। तो एक पूरा बड़ा आकार लेकर बात कर रहे हैं ना, और विशेष को लेकर कौन बात करता है?
बहुत, वो सिर्फ विशेष की बात। आपने जो न्याय वैशेषिक की बात कही वो सामान्य और विशेष दोनों को लेता है। आपने जो बात कही उनके वो पदार्थ है ना, सामान्य विशेष कर्म ऐसे करके है ना, उनमें समवाय, सामान्य विशेष समवाय। हाँ, तो इसमें सामान्य विशेष आ गया ना दोनों। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो विशेष को ही लेता है या सामान्य को ही लेता है। तो वो क्या नैगम नय की बात कर रहा है? न्याय वैशेषिक क्या वो कर रहे हैं नैगम नय की बात? क्योंकि वो सामान्य विशेष दोनों को ले रहे हैं, और नैगम नय यही बोलता है कि सामान्य विशेष दोनों का ग्रहण होना चाहिए। नैगम नय का भी टारगेट यही है, और न्याय वैशेषिक भी। माने न्याय वैशेषिक ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं नैगम नय को फॉलो करता हूँ, माने वेदांती तो नहीं कर सकते और बौद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना अलग सिद्धांत है, उनका अपना अलग है और वो उस पर दृढ़ हैं। लेकिन न्याय वैशेषिक तो कर सकते हैं कि हम सामान्य विशेष दोनों को लेते हैं, और आप कह रहे हो कि सामान्य विशेष दोनों को जो ग्रहण करता है नैगम नय, हम ले सकते हैं। तो फिर नैगम नय की दृष्टि से वो उनकी समीक्षा करते हैं, अन्य शास्त्रों में भी आई है। वो कहते हैं कि नहीं, ये नैगम नयाभासी है। क्यों है? उसका कारण, वो सामान्य को अलग मानते हैं, विशेष को अलग मानते हैं। एक ही वस्तु में सामान्य और विशेषात्मकता को स्वीकार नहीं करते। अभी मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ एक ही वस्तु को लेकर बात करनी है। अब कहोगे ये तो इसमें तो है, ये वाली बात मैंने इससे ले ली, ये वाली बात मैंने इससे ले ली, तो दोनों हो गई ना मेरे पास। तो कहले ऐसे नहीं चलेगा, एक में ही दोनों चीज़ देखो ना, तब मानेंगे हम। उसमें मुख्य गौण करके देखो कि कभी सामान्य की अपेक्षा से कथन हो रहा है, कभी विशेष, दोनों को ले लिया, धर्म को भी ले लिया, धर्मी को ले, दोनों को ले लिया, तब हम नैगम नय के अंतर्गत उसको डालें। तो वो हमारे आचार्यों ने नैगम नय के अंतर्गत न्याय वैशेषिक को लिया है और कहा है कि न्याय वैशेषिक की दृष्टि नैगम नय वाली है, लेकिन चूंकि वो अन्वयों का निषेध कर देते हैं और सामान्य को स्वतंत्र और विशेष को स्वतंत्र स्वीकार करते हैं, इसलिए वो नैगम नय पूरी तरह सेट नहीं हो रहा है उनमें, तो वो नैगम नयाभासी हैं, ऐसा भी कह दिया। माने जो विभिन्न दर्शन हैं उनकी जो मान्यताएं हैं उनको भी उन 7 नयों के माध्यम से एडजस्ट करने की कोशिश की गई कि भाई देखो ये वाला ना बात तो सही कह रहा है, वेदांत ना बात गलत नहीं कह रहा, सत्ता सामान्य तो होती है, बात तो सही है, और उन्होंने जो बात पकड़ी है ना वो कमजोर नहीं है, उसमें दम है, और उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। ऐसा थोड़ी, वो भी ऋषि हैं, उन्होंने भी तत्व का दर्शन किया है। तो वो कह रहे नहीं बात तो बिल्कुल सही है, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ना बौद्धों का निषेध मत किया। बौद्ध विशेष को मानते हैं, आपने कह दिया विशेष होता ही नहीं है, तो बोले ये बात ठीक नहीं लग रही है, और आप चूंकि उसका निषेध कर रहे हो इसलिए आप है ना संग्रह नय को स्वीकार तो कर रहे हो, लेकिन वो ये गड़बड़ी कर रहे हो, इसलिए तो हर जगह अपना जो विषय है वो नया भास पढ़ने का भी है ना, तो हर नया भास में यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम उसको कह देते हैं कि ये नया भासी है। नया भासी समझते हैं ना, आभास किसको कहते हैं? हाँ, सामान्य विशेषात्मको तदर्थो विषय, वो किसी भी द्रव्य में सामान्य विशेषात्मकता दोनों को स्वीकार करता है, एक ही द्रव्य में। मैंने नहीं कि अलग सामान्य विशेष अलग है और वो आकर के एक के अंदर मिल गए, ऐसा वाला भी नहीं मामला। तो एक में स्वभाव से ही है सामान्य विशेषात्मक, और सामान्य में विशेष गर्भित रहता है, ये भी विशेष है, तो वो दोनों को स्वीकार करते हैं एक में। कुछ कह रहे थे? इसी कारण से गुरु जी को आरंभवाद कहते हैं। किसको? इसको नए वैसे इसी कारण से कि सामान्य से विशेष उत्पत्ति होती है, हाँ, परंतु दोनों को भिन्न भिन्न मानते हैं, इसलिए असत कारणवाद और आरंभवाद वो एक अलग दृष्टि है उसकी समीक्षा की। लेकिन हम ये समझे, हम पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? आप तो ये बताओ, जो हम बात कह रहे हैं वो कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
मतलब इस दृष्टि से देखें, अब हम अगले नयों में जब बढ़ेंगे ना, तब हमको आधा काम हो जाएगा। मैंने नएगम नए को समझ लिया ना, तो समझ लो बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। अब हमको आगे के नए की सिर्फ दृष्टि समझनी है। जैसे पूछे चेन में एक तरफ में सामान्य विशेष दोनों मौजूद है, तो आप थोड़ा इसी के लिए उदाहरण दीजिए। उदाहरण से, ठीक है, उदाहरण से एक सिंपल सा उदाहरण, मैं द्रव्य हूँ, मैं हूँ ना द्रव्य, आप भी एक द्रव्य। अभी आप मैं भी नहीं जा रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं द्रव्य हूँ, कौन सा द्रव्य हूँ मैं? जीव। जब आपने जीव द्रव्य बोल दिया ना, तो मैं विशेष हो गया। अब देखो उतारते ऊपर से नीचे उतरते हैं ना। सबसे पहले मेरी सत्ता है, ठीक है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सूत्र है, सत्वार सूत्र का, जिसमें उत्पत्ति विनाश और द्रव्यता एक साथ एक द्रव्य में रहती है। ये सत का लक्षण है। इसी कारण अर्थ क्रियाकारित्व भी है और अस्तित्व भी है द्रव्य में। अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो द्रव्य का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं। तो मैं जो व्यक्ति हूं, सबसे पहले तो मेरी सत्ता है, ये महासामान्य। अभी सामान्य की चर्चा नहीं, महासामान्य। फिर नीचे नीचे उतरेंगे तो अवांतर सामान्य होता जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए, ये मैं विषयांतर तो नहीं हो रहा हूं? मैं विषयांतर तो नहीं हो रहा हूं? क्यों? इन्होंने जो प्रश्न पूछा ना, वो नेक्स्ट टॉपिक वही है। अच्छा है, पहले से स्पष्ट हो जाएगा। तो महासामान्य, ये सत्ता, हम सभी सत हैं, द्रव्य हैं। सत पहला कारण। इस माइक में, इस फोन में, किताब में, इसमें, मुझ में, पेड़ पौधों में कोई अंतर नहीं। पहली बात, हम सबकी सत्ता, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब ये द्रव्य का लक्षण है ना, तो ये भी कह सकते हैं हम सब द्रव्य हैं। फिर उसके बाद आप कहोगे कि द्रव्य तक तो ठीक है, लेकिन अब ये नीचे उतरना माने विशेष में जाना है। अब आप कहोगे हमसे, द्रव्य में जीव द्रव्य हो, बाकी के द्रव्य नहीं हो। बाकी के द्रव्य तो आपको पता होंगे जैन दर्शन के, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ठीक है। और नहीं हो तो अजीव मान लो आप, ठीक है। इतने सब द्रवित हो जाएगा। तो ये अजीव तो नहीं है ना, जीव है। तब ये जीवत्वेन वैशिष्ट्यम अस्ति, एक व्यक्ति में है ना, मेरे में जीवत्वेन वैशिष्ट्यम, जीव के माध्यम से विशिष्टता आ गई ना, मैं अजीब से अलग हो गया ना। तो मैं क्यों हुआ अलग? जीवत्व के कारण। चैतन्य शक्ति है मेरे में, इसमें नहीं है, इसके कारण मैं अलग हो गया। अब मेरे में विशेषता देख ली आपने जीव की, तो जिस समय मेरे अंदर जीव की चैतन्य शक्ति है, उस समय द्रव्यत्व है कि नहीं है मेरे अंदर? ऐसा तो नहीं है को अलग निकल आए मुझ में, द्रव्य तो है ही है। तो ये विशेष है, ये सामान्य, ये सामान्य है, ये विशेष है। तो ये विशेषता इसके अंदर गर्भित है कि नहीं है सामान्य? और इसी तरह जो अजीब है, जैसे ये टेबल कुर्सी है, ये भी द्रव्य है, लेकिन ये अजीवत्व इसके अंदर है। स्पर्श रसगंध वर्ण है या अचेतनता है, जो भी इसके अंदर है वो इसकी विशेषता है। लेकिन कुल मिला के ये भी द्रव्य तो है ना। तो ये सामान्य से ही तो दो विभाजन हुए हैं, ये विशेष के, ये दो विशेष इसमें। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य में विशेष गर्भित है, तो ये कहां गलत है? और यही जैन दर्शन कह रहा है कि सामान्य विशेषात्मको तदर्थो विषय। ये सूत्र है ना 6वें अध्याय का, किसका सूत्र है? चौथे का, चौथे परिच्छेद। तो वो शुरू में ही कह दिया। तो ये सामान्य विशेष से युक्त ही द्रव्य होता है। ऐसा नहीं होता है कि सामान्य अलग है, माने अगर हम सामान्य विशेष को अलग अलग मानेंगे तो कहेंगे द्रव्य अलग है, जीव अलग है।
तो वो सेट ही नहीं हो रही बात। मैंने बात बुराई भलाई की नहीं है, बात सेट होनी चाहिए ना। तो हमारे अंदर जीवत्व तो है लेकिन द्रव्यत्व तो है ही, बस सामान्य इसलिए कि द्रव्यत्व इसमें भी है इसमें भी है, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जीवत्व है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें अजीवत्व है। ये वैशिष्ट्य है। तो विशेष के बिना भी काम नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे जब व्यवहार में आएंगे तो विशेष ही चलाना पड़ेगा, सामान्य नहीं। BHU के स्टूडेंट, सामान्य पने से सभी विद्यार्थी, है ना। जब आंदोलन करना होगा तो BHU के स्टूडेंट ने आंदोलन किया। वो ये नहीं कहेंगे कि ये जैन दर्शन वाले ने किया, बौद्ध दर्शन वाले, फिजिक्स वाले ने, केमिस्ट्री। अखबार में छपेगा BHU के छात्रों ने जुलूस निकाला, सामान्य कथन। अब अंदर हल्ला गुल्ला करेंगे तो VC कहेगा ये दर्शन वाले ज्यादा उचक रहे अंदर करेंगे, कल्चर डिपार्टमेंट वाले ज्यादा अनकल्चर्ड हो रहे हैं, है ना। तो वो पर्टिकुलर विशेष को पकड़ेगा, वो ये नहीं कहेगा BHU के छात्र उपद्रव। वाइस चांसलर ऐसा नहीं करेगा। अंदर जब अंदर गहराई में आएगा तो वो कहेगा उस डिपार्टमेंट के डीन को बुलाओ, HOD बुलाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो वो ये नहीं कहेगा BHU के छात्र। बनारस में जाएंगे तो कहेंगे BHU के छात्र आंदोलन करें। वो इनको मतलब नहीं किस विषय के हैं, तो उपद्रव हो रहा है BHU में पढ़ते हैं, बस खत्म, सामान्य कथन हो गया। तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो सामान्य कथन होता है, अंदर घुसना शुरू कर देते हैं तो वो एक एक पॉइंट। अब HOD डीन के पास केस आ गया तो कहेगा किस डिपार्टमेंट के, वो डीन को, हेड को पकड़ो। हेड पकड़ में आया तो किस ईयर के स्टूडेंट थे, देखो। तो वही ईयर स्टूडेंट, इस 100 स्टूडेंट में से कौन से हैं जो कर रहे हैं, तब विशेष करते करते पकड़ में आएंगे, पुलिस को। हाँ, ऐसा होगा ना। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर जिस बच्चे ने उपद्रव किया, वो बच्चा BHU का छात्र है भी नहीं, सामान्य तो उसमें है ही। इसके बाद विशेषता आ रही है ना अंदर में कि किस डिपार्टमेंट का है, किस ईयर का, ये बाद में आ रहा है। इसी दृष्टि से वो कथन करने की बात नैगम नय से हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों को ग्रहण। अब आप कह सकते हैं पर्याय माने विशेष, ये पर्याय नहीं बोल सकते। ये जब हम बोलते हैं ना अलग अलग चीज़ों के बारे में तो शब्द अलग अलग यूज करता है। पर्याय को आप विशेष कह सकते हो, है ना। आप द्रव्य माने सामान्य कह सकते हैं और पर्याय माने विशेष कह सकते हैं, इक्विवेलेंट। इनको माने अलग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द्रव्य कह रहे हैं मतलब सामान्य कह रहे हैं, और पर्याय कह रहे हैं माने वो विशेष का कथन चल रहा है। ये स्पष्ट हो गया। नैगम में तो हो गया ना, और नैगमाभास भी हो गया। क्या नैगमाभास में ये चर्चा थी कि वो धर्म और धर्मी को सर्वथा पृथक जो मानता है, इसी पे बात आई थी ना। सामान्य विशेष को जो सर्वथा पृथक मानता है, हम दो चीजें बोल जरूर रहे हैं लेकिन वो है एक के ही अंदर। लेकिन वो कुछ दो व्यक्ति का नाम ले लिया कि दो अलग अलग लोग हैं, एक वस्तु की बात नहीं हो रही है, दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने सामान्य गुण में विशेष गुण है लेकिन ये अलग अलग हैं और ये समवाय संबंध से वस्तु में रहते हैं, ऐसा जो मान लेंगे तो कहेंगे कि ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। ये कह रहे हैं स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों चीज़ें हैं लेकिन एक ही वस्तु में विद्यमान है। अपेक्षा भेद से सामान्य और विशेष का कथन होता है, द्रव्य और पर्याय का कथन होता है। हम ऐसे समझेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। माने ये स्पष्टता जब तक दिमाग में नहीं रहेगी तब तक वो कंफ्यूजन बनी रहेगी। माने आप समझ लो दर्शन जगत में सामान्य विशेष पर बहुत उहापोह होता है। अब इसमें भी कहीं प्रमेय वार्ता में प्रकरण है सामान्य विशेष पे, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है। तो माने ये आसान बात नहीं है समझना। सामान्य विशेष की बातें बहुत, इस पर प्रतिपक्ष और पक्ष और बहुत वाद विवाद बहुत हुए हैं सामान्य विशेष। माने दर्शन जगत का एक मुख्य विषय है सामान्य विशेष, लेकिन जितनी चर्चा होती है मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है इतनी क्यों परेशान हो रहे हैं ये ऐसा लगता है मुझे। एक किताबें लिखी गई हैं सामान्य विशेष, तो मैंने सोचा इसमें कोई नई बात होगी, पूरी पढ़ी तो चूंकि मेरी दृष्टि में ये सुलझा हुआ है मामला, तो मुझे लगता है परेशान हो रहे हैं व्यर्थ में, ऐसा क्यों लिख रहे हैं। एक प्रोफेसर से मैंने कहा भी कि आप इतना क्यों उहापोह करते हैं, तो कह रहे उहापोह नहीं करें तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। हम पढ़ाएंगे क्या अगर सब स्पष्ट ही हो गया, तो फिर हम क्या
उसमें एक्सप्लेन करेंगे। बोले यही तो होता है, तुम खुद समझो फिर हम समझाएंगे, फिर तुम समझाओ, तभी तो किताबें लिखी जाएंगी। माने जितना पढ़ोगे उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पढ़ना चाहिए ना, ये बात होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया तो अब उसमें क्यों मारामारी करें, दूसरा विषय पढ़ते हैं। माने इस दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक चीज और होता होगा कि जैसे ऊपर की जो चीज है ऊपर में टॉप में वो सामान्य, नीचे आ रही है विशेष हो गई। अब ये जो विशेष हुआ, अब इसका फर्दर नीचे जाएंगे तो ये सामान्य हो जाएगा। गुड, ये देखिए इन्होंने पकड़ा, ये पकड़ा। देखिए जब इसके नीचे हम आते हैं, ये सब उसमें चेंज हो अभी तो ये पर्याय था, अभी ये विशेष था जीव। माने ये जो बात हम कह रहे हैं ना, अब आप देखना ज्ञान से निर्णय होता है, संकल्प से। ये चीज ध्यान देना, संकल्प से ये बात चल रही है। संकल्प से ही कभी हम इसको सामान्य कह देते हैं, कभी इसको हम विशेष कह देते हैं। संकल्प से काम क्या है ये बताओ। अर्थ मैंने कहा ना, काम क्या है ये बताओ। किसी ने कहा अब कुछ लड़के मिल जाएंगे, हम कहे काम बताओ क्या है लड़के तो बहुत हैं कि नहीं वो कुछ लिखवाना था। हाँ तो ये कहो ना, फिर हम स्टूडेंट लाएंगे। लड़के तो सड़क पे बहुत घूम रहे हैं, आप ये बताओ काम क्या है, तो उसी अपेक्षा से डिसीजन करेंगे ना। तो जीव के नीचे जब हम इसके भेद कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कर दिया त्रस और स्थावर, ज़्यादा भेद में नहीं जाएंगे। मुख्य त्रस जीव और स्थावर जीव एक, माने ये जो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं, और एक इंद्रिय जो स्थावर होते हैं जैसे पेड़ पौधे वगैरह। तो अब ये विशेष हो गया, जीव का ये विशेष हो गया, और ज़्यादा ऊपर नहीं गए तो ये सामान्य हो गया। तो यहाँ पे ये विशेष था ना, अभी ये सामान्य भी हो गया। जब इसकी बात कर रहे थे तो ये सामान्य, इसके लिए ये सामान्य उस समय, इसलिए उन्होंने महासामान्य अवान्तर सामान्य नाम दिया। नहीं तो सबको ही सामान्य सामान्य बोलने से भी कंफ्यूजन हो रही, तो उन्होंने कहा एक महासामान्य, उसके नीचे अवान्तर सामान्य, अवान्तर सामान्य। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक जो स्टडी की है कि जैन दर्शन बहुत चतुर दर्शन है क्लेवर, वेरी क्लेवर। क्यों? वो ना कंफ्यूजन में नहीं रहता। वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो डिवाइडेशन शुरू कर देंगे, वर्गीकरण करना शुरू, बोले लो ये देखो ऐसे बना दो, अब स्पष्ट हो गया। वो टेंशन में जाता ही नहीं। अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो चार्ट बना दो, इसके भेद कुछ ज़्यादा हुई तो भेद कर दो। भाई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दो, सबको अध्यक्ष बना दो कि तुम इसके अध्यक्ष, तुम इसके अध्यक्ष। वो सब एक अध्यक्ष बनने को लड़ रहे थे, 4-4 की टीम बना के 10 डिपार्टमेंट बना के 10 जनों को अध्यक्ष बना दिया, तो खत्म काम। और अच्छे से काम भी करेंगे, खुश भी हो गए, काम भी हो रहा है। तो वो क्या समझाना, कोई चीज़ के डिवीजन करके समझा दो। और ये सबसे साइंटिफिक शैली है, इसको बायोलॉजी अंगीकार करती, साइंस अंगीकार करती है। हाँ, क्लासिफिकेशन इज द बेस्ट मेथड। आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये सामान्य भी तो है, तो बात सही है। वे नीचे से ऊपर देखोगे तो सामान्य है, ऊपर से नीचे आओगे तो विशेष हो जाएगा, लेकिन रहेगा एक में ही। इधर उधर नहीं, कहीं उधर सामान्य इधर, ऐसे नहीं करना है। इतनी सी बात समझनी है। और इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि पुरानी कहावत होती है ना, वो कहते थे एक राम हते एक रावण ना। पूरी रामायण सुना है 2 लाइन। एक राम हते एक रावण ना, बाने बाकी ना कहरी और बाने बाकी ना रहरी। इतनो सोचो बातन ना और तुलसी लग गए पोथन ना। कुल मिला के इतनी सी बात थी। पुरानी हिंदी है, हिंदी में ही बोल रहा हूँ लेकिन कह रहे एक रामायण में क्या है, बोले एक राम थे एक रावण, 2 मुख्य पात्र हैं। बाने बाकी ना रहरी ना खरी। गलती किसने की? पहले उसने उसकी नाक काटी, लक्ष्मण ने उनकी नाक। तो बाने बाकी ना खरी,
तो उसने बदला लिया तो बा ने बाकी ना रह रही, उसकी पत्नी उठा के ले गई। इतनो सो तो बातन्ना, इतनी बात थी ले दे। और तुलसी लिख गए पोथन्ना, तुलसी इतनी बड़ी रामायण लिख गई। तो अगर आप कभी खोजने बैठोगे ना एसेंस, माने हम उसके सारांश की तरफ अगर जाएं, किसी भी चीज़ के बिल्कुल सार, बिल्कुल उसका मक्खन निकालेंगे तो आपको पता पड़ेगा वो तो इतना था ही, और इतना लंबा चौड़ा। मैंने सार भी देखोगे ना, प्रमेय कमल मार्तंड का सार देखेंगे तो आपको लगेगा फाइनली बात इतनी है, ऐसा लगेगा कि लास्ट में बात इतनी है। लेकिन ये जो इसका एक्सरसाइज है वो भी जरूरी थी क्योंकि उसको सिद्ध करना था, लेकिन सार तो उतना ही है। ऐसे हर चीज़ में आपको निकलेगा। मुझे जैन दर्शन में पर्याय शब्द और विशेष शब्द पर्यायवाची शब्द है। पर्याय और विशेष नहीं, स्थूल रूप से कहते हैं। थोड़ा गहराई में जाएंगे तो अंतर भी है। माने अभी मोटा मोटा समझने के लिए हम इसको ऐसे ही समझेंगे तो समझेंगे। ये आगे आगे नयों की बात आप कर रही हैं, मैं इसको बाद में बताऊंगा है ना। ये नए जो है ना, अब उसी तरफ सूक्ष्मता की तरफ जाएगा। वो कहेगा हम पर्यायवाची भी नहीं मानते, एक कहेगा हम मानते हैं लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे, हम वैसे नहीं मानेंगे। ऐसे ऐसे करके अपनी सारी चर्चा करें। अभी अपना समय है कि हो गया? 15 मिनट है तो आगे वाला ले सकते हैं ना। अगली लाइन लेते हैं। स्वजात्य विरोधे नैकध्यु मुपनीयार्था नाक्रांत भेदानम समस्त ग्रहणात् संग्रह। अपनी जाति से विरोध नहीं करना है। स्वजात्य अविरोधे लिखा है ना स्पष्ट। अपनी जाति से विरोध किए बिना इधर उधर नहीं जाना है, रहना अपनी जाति में। स्वजात्य विरोधेनैक विरोधेन एकध्य मुपनीयार्था। स्वजाति क्या है? सत। यहाँ स्वजाति से क्या तात्पर्य? जो मेरा सत है उसका विरोध नहीं करेगा वो, क्योंकि असत में चला जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। उसके अविरोध से इस प्रकार को प्राप्त करे जिसमें विशेष अंतर्भूत हो। मुपनीया अर्थानाक्रांत भेदाना, जो अर्थांतर माने अर्थ है अगर सामान्य तो अर्थांतर हो जाएगा विशेष, उसको विषय करे। भेदानम समस्त ग्रहणात् संग्रह, समस्त को जो ग्रहण करता है। उस संग्रह नाम से ही आपको लग रहा होगा, संग्रह माने कलेक्ट कर रहा है, सब चीज को जोड़ रहा है। क्या आपसे यहाँ थोड़ा पढ़िए तो। उपनीयार्था नाक्रांत भेदानम, ये लिखा है ना। आपके में अलग है, एक सेकंड। वो क्या करता है संग्रह में, आप मोटा ये समझो, संग्रह में क्या करता है? भेद को विषय नहीं करता। वो संग्रह कहता है ये आप लोग ना इस तरह ज़्यादा भेद वेद की बात मत किया करो कि मैं दक्षिण भारतीय हूँ, उत्तर भारतीय हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, ऐसे मत बोला करो। सब बोलो भारतवासी। संग्रह में को ये स्वीकृत नहीं है भेद। वो कहता नहीं हम सब भारतीय हैं, ऐसे बोलो। हम सब जीव हैं, ऐसे बोलो। हम द्रव्य हैं, ऐसे बोलो। ऐसे बोलो हम सत हैं, ऐसा बोलो। उसको ये पसंद, उसको कलेक्टिव, सबको इकट्ठा एकीकरण करने की बात है। अब देखो आप, एकीकरण जब किया जाता है, एक अपेक्षा होती है ना एकीकरण करने की। एकीकरण सबको जोड़ने का भी जरूरत पड़ती है ना, तो कोई दृष्टि ऐसी हो रखनी पड़ती है। भारत का युद्ध हो गया दूसरे देश से, तो कोई कहे अरे मेरे भी नहीं मिला, चुप रहो, इस समय सब लोग इकट्ठे हो, इस समय उससे लड़ना है।
ऐसे बोल देते हैं ना, अभी इस समय बात मत करो, मुझे ये हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं, ऐसे मत बोलो। बोले इस समय हम भारतीय हैं, अभी हमारा टारगेट दूसरा है, पहले अपनी रक्षा करनी है, फिर इसके बाद देखें। ठीक है, सब सही बात है, पहले अपने देश की रक्षा करो। तो जब हो गई रक्षा वक्षा, सब बढ़िया, बैठ गया मामला, फिर बोले अब तो हम मद्रासी हैं मैंने वो कहेगा ना अब तो बोले नहीं कि ऐसे नहीं चलेगा। अब जब ग्रांट रिलीज होती है तो यही होता है कि आपने दक्षिण भारत को कितना दिया, उत्तर भारत को कितना दिया, इस प्रदेश को कितना पैकेज मिला, तो ऐसे ही चलेगा ना। पूरे भारत का एक पैकेज बना के भी किस स्टेट को कितना दिया जाना चाहिए, किसको कितनी ज़रूरत है, कौन एडवांस है, कौन स्लो लर्नर है, क्या है, ये सब देख के ही काम होता है ना। तो डिवीजन की ज़रूरत भी पड़ेगी बाद में, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब डिवीजन से मुख मोड़ना पड़ता है चीज़ को समझने के लिए। इसी तरह वस्तु तत्व को समझने के लिए भी संग्रहणय क्या करता है, वो महासत्ता को सबसे पहले ग्रहण करता है। तो जो मैंने आपको ये महासत्ता वाली, महासामान्य वाली बात कही थी, तो ये संग्रहणय के भेदों में आता है। मैंने इसमें क्या लिखा है, संग्रहणय के भेद पर अपर नाम से लिखा। ठीक है, इसके कई नाम मिलते हैं। तो पर और अपर, माने पर संग्रहणय और अपर संग्रहणय। जब महासत्ता ग्रहण करेंगे तो पर संग्रहणय हो जाएगा, लेकिन अवान्तर सत्ता को ग्रहण करते हैं तो वो अपर संग्रहणय। इसके दूसरे, जैसे मैंने कहा ना, महासामान्य संग्रहणय, ऐसे नाम अलग अलग भी मिल जाते हैं, लेकिन बात उसका अर्थ वही है, अर्थ अलग अलग नहीं। यहाँ पर अपर के भेद से किया। देखिए, सच परो अपरश्च, वह संग्रहणय पर और अपर के भेद से दो प्रकार का। तत्र परः, पर क्या है, सकल भावानां सदात्म नैकत्वम अभिप्रयति। वहाँ क्या अभिप्राय है, सकल भावों को वो संपूर्ण एक रूप इष्ट है, वह पर संग्रहण है। उन्हें सकल पदार्थों को सत सामान्य से ग्रहण करता है, उसमें कोई वो भेद नहीं करता है। ये बात स्पष्ट हुई। सकल पदार्थों को कैसे सत्ता, जैसे मैंने ऊपर पहले नंबर लिख दिया, तो जो पर संग्रह नहीं है उसका विषय है सत्ता। वो द्रव्य सामान्य का कथन करे, सत्ता सामान्य का कथन करे, एक बात है। कहेगा नहीं, हम तो सब सत हैं, पहले ये बात। और आपको ये लगता होगा कि हमारे जब आप संग्रह में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो वेदांत की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि वो सब ब्रह्म है, एक ही चीज़ है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत तो एक ही है। ये लोग पता नहीं क्यों हर चीज़ को बहुत सारा बोलते रहते हैं, विद्वानों का काम है, लेकिन वास्तव में तो सब एक है। तो इस दृष्टि को भी जैन दर्शन स्वीकार करता है, सत्ता सामान्य एक, लेकिन उसके लिए व्यवस्था है, वो संग्रहणय की व्यवस्था है। जो संग्रहणय से सत सामान्य को एक स्वीकार कर लेता है। अब कोई बात हो तो आप पूछ लीजिए, 2 मिनट बचे हुए हैं, फिर इसको मैं सोचता हूँ संग्रहणय को अगली क्लास में। संग्रह सत्ता और सामान्य को एक मानता है, लेकिन संग्रह के हाँ, संग्रहणय की अपेक्षा से सत्ता सामान्य को एक मान के ग्रहण कर लेता है। तो सात योग पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी प्रकरण आएगा, एक जगह है, उनका भी प्रकरण है। हालांकि कई दर्शनों के साथ अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, और नए के बारे में ये भी कहा गया ना कि जितने अनंत भेद हैं, तो शास्त्रों में तो कुछ प्रतिनिधि रूप भेद गिनाए है ना, तो वो किसी न किसी नए से वो बात आएगी, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि सांख्य योग सर्वथा सही कह रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे, ये भी आप मान के चलो। क्यों? क्योंकि वो चूंकि अपर पक्ष को स्वीकार नहीं करता है या उसका निराकरण कर देता है, इसलिए वो उस नयाभास की कोटि में आ जाएगा। वो कहेंगे कि वो हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो उस दृष्टि को स्वीकार, माने आपकी दृष्टि कितनी विशुद्ध हो,
आप बिल्कुल सही सोचते हो और बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आप पूरे जगत दुनिया को गाली दो कि तुम गलत कर रहे हो, ये गड़बड़। वो कहते हैं उसकी, वो अपनी जगह सही कर रहा है, आप उसकी दृष्टि भी देखो। आप कर रहे हो, आप में बुराई नहीं है, लेकिन उसकी भी दृष्टि देखो। वो विवक्षा भी वस्तु स्वरूप में मौजूद है, बस आपको स्वीकार करना। अच्छा, काम कुछ नहीं करना है, घर घर जाके नौकरी नहीं करनी है इसमें कि साहब हम किस किस को संभालें, नहीं, आप अपना ही संभालो। बस दृष्टि में दूसरों के प्रति सम्मान रखो। मैंने हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, इंजीनियर डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता, डॉक्टर इंजीनियर काम नहीं कर सकता, लेकिन इंजीनियरिंग की जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बुला लेंगे। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं सब काम थोड़ी कर पाऊंगा, उसको बुला लेंगे। तो जगत में तो ऐसा हम करते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इस दर्शन जगत में भी इस दृष्टि को विकसित करिए। अब सिर्फ एक दूसरे को बिल्कुल की तो गलत ही है और इसमें तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मिथ्या है, नास्तिक है, ये है वो है। जैसे दर्शन जगत में कुछ गालियाँ भी चलती हैं ना, वो सारी गालियाँ उनको दे दो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये प्रवृत्ति आपको सत्य को समझने में कठिनाई पैदा है। तो संग्रहणय की अपेक्षा से देखेंगे तो वो कहेगा कि सबकी सत्ता है पहले तक। अब एक उदाहरण दूं आपको बात समझ। चोरी करना अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, ठीक है, बुरी बात है। किसी भी धर्म में, किसी भी शहर में, किसी भी कानून में चोरी को जस्टिफाई नहीं किया, उचित नहीं माना गया है ना। कोई ये कहते साहब मेरी अपेक्षा ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना, कि साहब इस धर्म में तो चोरी को अच्छा माना है, उस मत में तो स्वीकार किया है। मैं वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। अब आपको उस दृष्टि को आप सोचना भोजन वोजन करते समय इस चीज़ को। लेकिन चोरी होती है कि नहीं होती? नहीं, चोर होते हैं कि नहीं होते? प्रोफेशन। देखो मैं बता रहा हूँ, अब आपको दृष्टि, हंसने की बात नहीं है, मैंने चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ। दृष्टि, चोरी गलत चीज़ है, चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरों को जेल में डालना चाहिए, सारी बातें सही है, लेकिन सब चोर होते ही नहीं है दुनिया में। चोरी नाम की चीज़ ही नहीं है। चूँकि खराब है तो आप उसको असत कह दिया आप। ये दृष्टि है, आप समझे? चोर भी होते हैं, चोरी भी होती है, सजा भी होती है। आप उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करिए। वो ग्रहण अग्रहण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसकी सत्ता है कि नहीं आप ये बताइए हमको, है ना। कोई धर्म कितना ही बुरा हो, है कि नहीं जगत में, ये बताओ ना। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? आप बताओ मेरी दृष्टि में तो है ही नहीं। अरे आपकी दृष्टि को क्या करें, वो तो है जगत में। माने कोई चीज़ आप कह दो है ही नहीं, ये नहीं। देखो, किसी की सत्ता स्वीकार करने का अर्थ उसको फॉलो करना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मैं वो आपका विजन क्लियर करना चाहता हूँ इस माध्यम से। कई चीज़ों को, जैसे अनेकांतवाद है, तो अनेकांतवाद का अर्थ ये नहीं कि सारी चीज़ अच्छी अच्छी हैं, बुरी बुरी नहीं है। वो कहता है जगत में अच्छाई भी है, बुराई भी है, अस्तित्व दोनों का, उसको स्वीकार कर लो। नरक है तो स्वर्ग भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है। कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये अलग मैटर है ना। माने वो एक अलग है, आचरण में, एक्सेप्टेंस में किसको, लेकिन उसकी सत्ता ही स्वीकृत नहीं कर रहे ना अपर पक्ष की। आप ये बात समझ रहे हो? अपर पक्ष की सत्ता को ही नकार देते हैं। ये नए इसी को सुधारना चाहते कि आप कम से कम उसकी सत्ता को स्वीकार करो। इतने अंधे मत बन जाओ कि दूसरा है ही नहीं जगत में मेरे अलावा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे भी हैं, सबके मिलजुल के ही काम होते हैं, अकेले आपसे सारे काम नहीं हो पाएंगे, ये बात स्वीकार कर लो। इसी तरह दर्शन भी काम करता है, सिद्धांत भी काम करते हैं। वस्तु के स्वरूप में गर्भित है, हम और आप हटाने वाले होते हैं, है ना। हम अपनी दृष्टि सुधारनी है। वस्तु तो ठीक है अपने हिसाब से, वस्तु में कोई गड़बड़ नहीं। तो हम इसको आगे, इसकी चर्चा संग्रह से फिर दोबारा जब मिलेंगे। कितने बजे आते हैं? ठीक।